हेलो एवरीवन, मैं अनमोल सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ज्ञान एजुकेटर के चैनल्स पे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं इंग्लिश की फाउंडेशन बैच, जो खास करके एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी या फिर अदर जितने भी एग्जामिनेशन है जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, इन सब में आपको ये हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल क्या मतलब, अगर आप ढंग से हमारे बैच को कर लेते हैं तो आपको 100% आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही है कि आपको कंटिन्यूअसली क्लास करना होगा और जो भी होमवर्क दिया जाएगा उसको कंप्लीट करना है ना। क्योंकि बिना मेहनत किए हुए, बिना पढ़े हुए कुछ होता नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पैटर्न है आने का, उसको बता सकता हूं, उसको समझा सकता हूं। लेकिन जो समझने वाला है, जो याद करने वाला, जो प्रैक्टिस करने वाला है, ये सब आपको ही करना पड़ेगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा टाइम खींचे हुए। इंग्लिश जो कि हमें पढ़ना है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, है ना। अक्सर अगर हम किसी से पूछते हैं कि इंग्लिश होता क्या है ये बताओ, तो जनरली बच्चे दो टाइप का जवाब देते हैं। पहला ये कि सर ये एक सब्जेक्ट है, और दूसरा ये कि लैंग्वेज है। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें ज्यादा सुपीरियर क्या होगा कहना, लैंग्वेज या सब्जेक्ट। तो ज्यादा जो है हम इसको लैंग्वेज ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज पहले है, और लैंग्वेज को ही जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट कहना सही नहीं होगा, हम इसको एज अ लैंग्वेज ही कंसिडर कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज कैसा है, तो लैंग्वेज बहुत सारे बच्चे से अगर पूछा जाता है, जनरली आप 12th करके जो बच्चे आए होंगे तो उनके क्लास में आई मीन पूछा जाता है क्वेश्चन जनरली, एक नोट लिखने के लिए कि व्हाट इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पे, या फिर अमेरिकन इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस है, ब्रिटिश लिंग्वा क्या होता है, या फिर मतलब क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, या मतलब इंपोर्टेंस क्या है एजुकेशन सेक्टर में हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में, इसके इंपोर्टेंस क्या है, ये लिखने के लिए आता है एग्जाम में। तो ज्यादातर बच्चों को ये पता रहता है कि इंग्लिश क्या है, तो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज, तो कैसा है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये क्या है, तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अब इसके पीछे भी कहानी है कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज कैसे बना। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है कि जो दो या दो से अधिक कंट्री में बोला जाता हो, तो उस लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलेंगे। अब इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश का है इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारे लैंग्वेज हैं, है ना। बहुत सारे भाषा हैं जो अलग अलग कंट्री में बोले जाते हैं। चाइना में चले जाओ, चाइनीज है ना। इंडिया में क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी बहुत सारे डायलेक्ट्स है, लोकल लैंग्वेजेस हैं। जैसे बिहार में ही देख लीजिए तो भोजपुरी है, मैथिली है। आप उड़ीसा चले जाइए, ओडियाई है। बंगाल चले जाइए, बंगाली है। आप चले जाइए आसाम, आसामी है। आप साउथ इंडिया चले जाइए, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बहुत सारे हैं। तो देर मतलब संविधान में भी मेंशन है कि टोटल कितने हैं, तो 22 लैंग्वेजेस है ना इंडिया में, जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता प्राप्त है। तो सिर्फ इंडिया में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है लैंग्वेज को लेकर के, तो अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो सोचिए कितना ज्यादा है। हमें यह भी पता है कि ये ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड क्या एक मार्केट के रूप में बन के उभरा है ना। जो कार अमेरिका में बनती है वो हमारे इंडिया में मिलती है, जो अमेरिका इंडिया में बनती है चीजें वो दूसरे कंट्री में मिलती है। तो ये पूरा वर्ल्ड क्या बन चुका है, एक मार्केट बन चुका है। तो फिर हमें कम्युनिकेट करने की भी जरूरत पड़ेगी दूसरे देश के लोगों से, है ना। तो फिर कैसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि उनका लैंग्वेज अलग है, हमारा लैंग्वेज अलग है। तो फिर इसलिए ये इंग्लिश बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरे देश में बोला जाता है, हर आई मीन अदर अदर कंट्री में भी बोला जाता है। और इससे हमें कम्युनिकेशन में मतलब आसानी हो जाती है। हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें चाइनीज नहीं पता लेकिन हमें इंग्लिश पता है, उन्हें हिंदी नहीं पता लेकिन उन्हें इंग्लिश पता है, तो हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं किसमें, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब रीजन ये है कि हमें पता है ये कि वर्ल्ड का जो मोस्ट ऑफ द कंट्री है वो उस पे मतलब यूरोपियन कंट्री, खास करके जो ब्रिटिश है, फ्रांस है, इन लोगों ने क्या किया, रूल किया। यूरोप से आते हैं, वहां का बेसिक लैंग्वेज क्या था, तो ब्रिटिश, आई मीन कह सकते हैं कि इंग्लिश। और वो जहां जहां पे रूल किए तो वहां के लोगों को वो सिखला गए, क्या सिखला गए, इंग्लिश। और ये कोइंसिडेंट ही कह सकते हैं कि वो जिसके कारण पूरा वर्ल्ड परेशान था। इंडिया ने भी देखा 200 साल की गुलामी, है ना। अफ्रीका को देख लीजिए, अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। तो अलग अलग कंट्री में उन्होंने रूल किया, लेकिन फायदा ये हुआ कि सब लोगों को वो इंग्लिश सिखा गए, और इसलिए आज इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन के उभरा। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता कोई और लैंग्वेज होता जो इंटरनेशनल बन के आता, ठीक है।
तो कह सकते हैं ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज तो क्लियर हुई कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब आते हैं कि लैंग्वेज का मतलब होता क्या है। तो देखिए लैंग्वेज का मतलब होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। लाइक मेरे दिमाग में जो आइडिया है, मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो थॉट है, मेरा जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, अगर मैं चाह रहा हूं इसको एक्सप्रेस करना है ना, मैं चाह रहा हूं कि आप तक पहुंचाना, तो मैं एक माध्यम का इस्तेमाल करूंगा, एक मीन्स का इस्तेमाल करूंगा। वो मीन्स क्या होगा? वो मीन्स होगा लैंग्वेज। तो कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है? तो इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या कैसे कह सकते हैं इसको? इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स का मतलब होता है साधन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत। तो लैंग्वेज जो है वो बातचीत का एक जरिया है ना, एक माध्यम है। जैसे हमें पटना जाना है तो क्या करेंगे? समस्तीपुर से बस पकड़ेंगे, समस्तीपुर से बाइक से जा सकते हैं, समस्तीपुर से कार से जा सकते हैं, समस्तीपुर से ट्रेन से जा सकते हैं। कहां? पटना। तो समस्तीपुर से पटना जाने के लिए हमने क्या किया? मीन्स का इस्तेमाल किया, साधन का इस्तेमाल किया। और वो साधन कार हो सकती है, वो साधन बाइक हो सकती है, वो साधन ट्रेन हो सकती है, वो बस हो सकती है। तो सेम उसी प्रकार से मेरे दिमाग में जो आइडिया है, जो थॉट है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, अगर मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं तो मैं एक मीन्स का इस्तेमाल करूंगा। और वो मीन्स जो है वो क्या कहलाता है? वो मीन्स ही लैंग्वेज कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो इसीलिए लैंग्वेज को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है? इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं लैंग्वेज को आगे लेके चलते हैं। तो लैंग्वेज कितने टाइप का होता है? अगर वैसे देखा जाए तो इसके बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमें सारे टाइप से मतलब है नहीं, है ना। तो आप अगर बातचीत करते हैं, अपने इमोशंस, अपने थॉट, अपने आइडिया को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो कैसे पहुंचाते हैं? तो दो टाइप से पहुंचाते हैं। एक हम लोग पहुंचाते हैं वर्बली, तो कह सकते हैं वर्बल। और लैंग्वेज दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका नन वर्बल। क्या होता है? नन वर्बल। अब वर्बल में क्या आ गया? तो वर्बल में जनरली हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, और नन वर्बल में क्या करते हैं? अदर देन वर्ड कह सकते हैं कि मतलब वर्ड के अलावा जो हमारे एक्सप्रेशंस है, जो हमारे फीलिंग्स है, जो हमारा जेस्चर है, पोस्चर है, साइन, सिंबल, पिक्चर, इन सारी चीजों का जब इस्तेमाल करते हैं अपने आई मीन थॉट या आइडिया या फिर किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो नॉन वर्बल कहलाता है। क्योंकि इसमें हम वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे करके, तो इसका मतलब क्या हुआ? बैठ जाओ। ऐसे करूंगा मतलब क्या हुआ? खड़ा हो जाओ। तुमसे कोई पूछेगा पानी पियोगे, तुम बोलोगे ऐसे, तो इसका मतलब है कि नहीं पीना है ना। आप चले जाते हैं हॉस्पिटल, आपको दिखता है एक आदमी जो स्टेथोस्कोप लगाए हुए है, एप्रॉन डाले हुए है, आप समझ जाते हैं ये डॉक्टर है। हालांकि उसने बोला नहीं कि वो डॉक्टर है, लेकिन आप उसके पोस्चर को देख करके समझ जाते हैं, उसके पोशाक को देख करके समझ जाते हैं। आप जाते हैं कचहरी, वहां देखते हैं कि एक व्यक्ति जो ब्लैक शूज पहना हुआ है और ब्लैक कोट में है, जैकेट पहना हुआ है, तो आप समझ जाते हैं ये कौन है? वकील है। आप पुलिस को देखते हैं यूनिफॉर्म में, आप समझ जाते हैं पुलिस है। मतलब उसका जो पोस्चर है वो बता देता है, एक मैसेज को एक्सप्रेस कर देता है कि ये किस पेशे से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉन वर्बल मतलब ये हुआ कि जब उसके जेस्चर, उसके पोस्चर, जेस्चर का मतलब क्या? हाव भाव। अगर आप बीमार हैं तो आपका चेहरा क्या हो रहेगा? उदास रहेगा, है ना। आप थोड़ा सा इरिटेट होंगे बात बात पे। अगर आप खुश हैं तो आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा, है ना। हम चैट करते हैं जनरली व्हाट्सएप पे या फेसबुक वगैरह पे, तो देखते हैं हम इमोजी सेंड करते हैं। अगर हम खुश हो गए उसके बातों से तो हम हैप्पी वाला इमोजी भेज देते हैं, उदास है तो उदास वाला भेज देते हैं, सैड वाला भेज देते हैं। तो जनरली ये जो इमोजी है वो क्या कर रहा है? ये चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन वर्बल में आ जाती हैं, और बहुत सारी चीजें तो नहीं, बल्कि दो टाइप से इसमें कम्युनिकेट करते हैं वर्बल के माध्यम से। एक तो हो गया आपका ओरल। क्या हो गया? ओरल। और दूसरा क्या हो गया? रिटन। दूसरा हो गया आपका रिटन। ओरल मतलब बोल करके, लाइक अभी अभी जो हम और हमारे बीच और आपके बीच में क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन है कह सकते हैं, या फिर जो भी मैं मैसेज कन्वे कर रहा हूं, ये कन्वे करने का जरिया क्या है? तो ओरल। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन पा रहे हैं, और साथ ही साथ मैं लिख भी रहा हूं, तो जो बोल रहा हूं उसको लिख भी रहा हूं। तो यहाँ पे दोनों टाइप का हो रहा है कम्युनिकेशन। मतलब हम ओरली भी कर रहे हैं और रिटन वे में भी कर रहे हैं। मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको पढ़ के आप समझ पा रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैं बोल रहा हूं उसे भी समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो लैंग्वेज वर्बल की अगर बात करेंगे तो इसमें ओरल और रिटन दो तरीका होता है। और नन वर्बल की बात करेंगे तो इसमें इंसान का जेस्चर आ जाता है, इसमें पोस्चर आ जाता है, इसमें और क्या आता है?
इसमें आ जाता है साइन, सिंबल, ठीक है, इसमें आ जाता है आपका पिक्चर, ठीक है, इमोजी वगैरह वगैरह कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा जेस्चर, पोस्चर, साइन, सिंबल, पिक्चर, इमोजी, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो साइंस वगैरह है इन सब का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे देखते हैं बोर्ड पे साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है कि दिस डायरेक्शन गोज टू मुजफ्फरपुर, दिस डायरेक्शन गोज टू पटना। तो ये साइन और साइन बोर्ड जो लगा होता है, या फिर ट्रैफिक वाला जो लाइट लगा होता है, रेड का मतलब क्या हुआ, स्टॉप करना है, येलो का मतलब स्लो चलना है, ग्रीन का मतलब क्या हुआ है, आराम से चलना है, रफ्तार में कोई दिक्कत नहीं है ना, लाइन क्लियर है। तो जनरली जो लाइट है वो भी एक मैसेज रिवील करता है, कन्वे करता है, और उसको देख के हम लोग समझ जाते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका है कि इंग्लिश क्या है। तो एक लैंग्वेज है, कैसा लैंग्वेज है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। क्यों इंटरनेशनल कहते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, आई मीन दो या दो से अधिक कंट्री में बोला जाता है ना। फिर हमने देखा कि लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है इट इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, बातचीत करने का एक जरिया है। मीन्स मतलब साधन, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, तो बातचीत करने का जरिया है। फिर हमने देखा कि लैंग्वेज को हम दो टाइप में बांट सकते हैं, एक आपका हो गया वर्बल और दूसरा कौन सा हो गया, नन वर्बल। वर्बल का मतलब जब हम ओरली बात करते हैं या फिर रिटन वे में अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो ये ओरल और रिटन वाला हो गया। और नन वर्बल में जब हम बोल करके मतलब बिना वर्ड का इस्तेमाल किए हुए कोई मैसेज को एक्सप्रेस करते हैं, रिवील करते हैं, तो वो आपका नन वर्बल कहलाता है। इसमें हमारा जेस्चर हो गया, मतलब हाव भाव, चेहरे का एक्सप्रेशन। पोस्चर मतलब हमारा जो पोशाक है, ड्रेसिंग सेंस, यूनिफॉर्म कह सकते हैं, ये भी एक मैसेज रिवील करता है। और साथ ही साथ हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मैसेज रिवील करते हैं। तो बेसिकली ये हो गया आपका लैंग्वेज क्या है और कैसे हमें पढ़ना है। तो हमें नन वर्बल पे फोकस नहीं करना है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें ये वर्बल वाला जो पार्ट है इस पे फोकस करना है। क्योंकि हमारे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो ओरल और रिटन, इन दोनों चीजों पे हमें ध्यान देना होगा, खास करके रिटन। क्योंकि एग्जाम्स में क्या आते हैं, कॉमन एरर आते हैं, फिर क्या आते हैं, तो उसमें आते हैं आपको कॉमन एरर मतलब क्या कि सेंटेंस दिया हो रहेगा, उसमें एक पार्ट में एरर होगा, उस एरर वाले पार्ट को हमें ढूंढना है और उसको करेक्ट करना है। फिर आपका आता है सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, या फिर वर्ड से रिलेटेड आता है। तो जो भी है आपका रिटन वाला स्ट्रांग हो जाता है, तो आप इजी वे में एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब यहां पे बात पहुंच चुकी है ओरल और रिटन में, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं कि जो लैंग्वेज है, हमने देखा कितने, तो ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। अब ये ओरल या रिटन जो होगा, तो बेसिकली इसका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, हम ये कहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपने भी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया होगा बचपन में, आपने भी स्टार्ट किया होगा, तो कहां से स्टार्ट किया, डायरेक्ट सेंटेंस से नहीं, आपने कहां से इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल स्टार्ट किया लेटर से, आई मीन अल्फाबेट से। तो लेटर और अल्फाबेट से हम लोग क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो लेटर्स या फिर अल्फाबेट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अल्फाबेट कह सकते हैं। तो लैंग्वेज जो कि ओरल और रिटन होता है, और उसका स्टार्ट या फिर कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट है वो है लेटर्स या फिर अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसलिए अल्फाबेट को अल्फाबेट्स लिखा हुआ नहीं जाता, सिर्फ क्या लिखते हैं हम, लेटर को लेटर्स लिख सकते हैं। एक है तो लेटर, एक से ज्यादा तो लेटर्स, लेकिन अल्फाबेट का मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, इसलिए कभी भी इसका प्लुरल नहीं बनाया जाता। कई बार एग्जाम से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, एक बार एनडीए में पूछा था, एक बार सीजीएल में पूछा था, तो मैं वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कैसे अल्फाबेट को अल्फाबेट्स बना के वो एरर दिया था एक। ठीक है, तो लेटर की शुरुआत करते हैं। ये होते कितने हैं, 26। ये जल्दी जल्दी हम लोग क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही आसान वाला है। फिर हमने देखा कि लेटर्स को भी डिवाइड किया गया इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, दो नहीं तीन पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या है देख लेते हैं। एक तो आपका हो गया वॉवेल, दूसरा क्या है कॉन्सोनेंट, और तीसरा वाला जो है वो है आपका सेमी वॉवेल। क्या है, सेमी वॉवेल। वॉवेल कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट से पहले हम आते हैं सेमी वॉवेल पे जो कि होता है 2, और कॉन्सोनेंट क्या हो गए, तो जो बच गए, मतलब रेस्ट ऑफ ऑल कह सकते हैं। तो रेस्ट ऑफ ऑल क्या है, रेस्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्सोनेंट कहलाता है। वॉवेल में बताइए जल्दी क्या होगा, ए ई आई ओ यू,
सेमी वॉवेल में क्या आता है, तो W और Y आता है, और कॉन्सोनेंट में क्या आ गया, तो इसमें रेस्ट ऑफ ऑल आ गया। मतलब ये कह सकते हैं कि ये रेस्ट ऑफ ऑल मतलब क्या, टोटल 19 जो बच गए ये आ जाएगा किसमें, कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हमें पता है कि ए ई आई ओ यू वॉवेल कहलाता है। बाकी जो बी सी डी वगैरह है ये सब क्या कहलाता है, ये सब कॉन्सोनेंट कहलाता है। लेकिन यहां पे क्या कहानी है कि इसको हम लोग डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है सेमी का मतलब होता है हाफ। क्या होता है, हाफ। तो इसको हाफ वॉवेल क्यों कहते हैं हम लोग, आधा वॉवेल क्यों कहते हैं। अगर आधा वॉवेल है मतलब आधा क्या होगा, आधा कॉन्सोनेंट होगा, क्योंकि दो ही टाइप का होता है, या तो सेमी मतलब वॉवेल, या तो क्या होता है कॉन्सोनेंट। तो इसे अगर हम सेमी वॉवेल कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, आधा वॉवेल ही क्यों कह रहे हैं, ये पूरा वॉवेल क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है समझते हैं उसको। जैसे मैं यहां पे कुछ वर्ड लिखता हूं, जैसे क्राई, फ्राई, है ना, ट्राई, बहुत सारा आता है, रिदम कह सकते हैं, रिदम। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग वाई से ही शुरुआत होने वाला और भी लिखता हूं, जैसे यंग कह सकते हैं, जैसे योर कह सकते हैं, जैसे येलो कह सकते हैं। तो ये सब भी देख ले, इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहां पे जो हमने वाई लिखा ये साउंड क्या कर रहा है, ई। यहां पे फ्राई लिखा साउंड क्या कर रहा है, ई। रिदम में हमने लिखा वाई क्या साउंड कर रहा है, ई। तो वाई यहां पे ई साउंड कर रहा है। यहां पे देख लीजिए यंग य, योर य, येलो में य। तो यहां पे ई साउंड कर रहा है, जबकि यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे य साउंड कर रहा है। ई साउंड कर रहा है मतलब ये स्वर हुआ, और स्वर वॉवेल, व्यंजन, कॉन्सोनेंट। तो यहां पे ये स्वर साउंड का मतलब क्या हो गया, वॉवेल साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो गया, मतलब व्यंजन साउंड का मतलब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड। तो वाई जो है एज अ वॉवेल भी वर्क कर रहा है और एज अ कॉन्सोनेंट भी वर्क कर रहा है। तो इसीलिए दोनों कैटेगरी में आ जाता है। जब वाई य साउंड करेगा तो ये कॉन्सोनेंट सॉरी अगर वाई य साउंड करेगा तो ये कॉन्सोनेंट बन जाएगा, और ई साउंड करेगा तो क्या बन जाएगा, वॉवेल बन जाएगा। फिर आते हैं हम लोग डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू से भी देख सकते हैं, हमने लिखा वर्ड, हमने लिखा वर्क। ठीक है, वर्ड है, वर्क है ना। वीक लिख सकते हैं, सप्ताह। और लिख सकते हैं क्या, तो ब्लो, फ्लो, ग्लो। अब यहां पे डब्ल्यू से क्या हो रहा है, वह साउंड कर रहा है, यहां भी क्या कर रहा है, वह साउंड कर रहा है, यहां भी वह साउंड कर रहा है। यहां पे देख लीजिए डब्ल्यू से क्या हो रहा है, ग्लो, तो ओ साउंड कर रहा है, यहां भी क्या कर रहा है, ओ साउंड कर रहा है, यहां भी क्या कर रहा है, ओ साउंड कर रहा है। तो बेसिकली यहां पे व और यहां पे ओ। व मतलब व्यंजन, ओ मतलब स्वर। तो व्यंजन मतलब क्या हुआ, कॉन्सोनेंट, और स्वर मतलब हो गया वॉवेल। तो डब्ल्यू भी दो टाइप का साउंड करता है, एक करता है आपका वॉवेल साउंड और एक करता है ये कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वॉवेल। अब चूंकि ये ज्यादातर कॉन्सोनेंट का काम करता है, कभी कभार क्या करता है, वॉवेल का काम करता है, इसीलिए हम इसे सेमी वॉवेल नाम दिए, है ना। क्योंकि ये वॉवेल कभी कभी बनता है, ज्यादातर टाइम क्या रहता है, कॉन्सोनेंट रहता है। तो इसीलिए इसको हम सेमी वॉवेल कहेंगे, और सेमी वॉवेल का मतलब डब्ल्यू और वाई हो गया। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा कि क्यों इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जब हमने देख लिया लेटर, आई मीन एबीसीडी सीख चुके हैं अब हम। तो बचपन में जब एबीसीडी सीख लेते थे तब फिर क्या सीखते थे, तब हम लोग सीखते थे वर्ड, है ना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो ये सब सीखते थे। अभी भी हम उसी से शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि जैसे मिस्टर अमन, मिस्टर अमन लर्न all the alphabets at the age of 6। ठीक है, मिस्टर अमन लर्न ऑल द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। तो चलिए इसमें आते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको क्या किया, ए पार्ट बना दिया, इसको क्या बना दिया, बी पार्ट बना दिया, इसको क्या बना दिया, सी पार्ट बना दिया, और फिर हमने लिख दिया नो एरर। क्या लिख दिया, नो एरर, और ये बन गया हमारा डी पार्ट। ठीक है, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, चूज करना है ऑप्शन कि किस पार्ट में एरर है। तो पहला ऑप्शन होगा बी, दूसरा ऑप्शन हमने दे दिया ए, तीसरा ऑप्शन हमने दे दिया डी,
और चौथा ऑप्शन क्या दिया हमने? चौथा ऑप्शन दे दिया नो एरर। क्या दे दिया? सॉरी, नो एरर तो हो ही गया, डी। सी दे दिया हमने। क्या दे दिया? सी। अब बताइए इसमें कहां पे एरर है? बताइए बताइए, कहां पे? अल्फाबेट्स। सही है, अल्फाबेट्स होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अल्फाबेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्या? 26 लेटर। क्या होता है इसका मतलब? ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स कह सकते हैं। तो यहां पे जो हमने एस लगा दिया अल्फाबेट्स में, यहीं पे क्या है? इरर है। तो हमारा जो इरर वाला पार्ट हो गया, क्या हो गया? बी हो गया। तो जब एग्जाम में इरर पूछेगा तो आपको टिक लगाना है। जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट देगा तो उसमें हमें क्या करना है? इंप्रूव करके रखना होता है। मतलब आपको उस टाइप से फिर ऑप्शन दे देगा कि अल्फाबेट्स के बदले क्या होगा? अल्फाबेट होगा, या फिर मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ऑप्शन देगा और इसमें इंप्रूव करके जो सही वाला है वो लिखना होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे आते हैं किस पे? वर्ड पे। कहां पे आते हैं? वर्ड पे आते हैं। चलिए अब जानते हैं वर्ड होता क्या है। जल्दी से बताइए, वर्ड किसको कहेंगे? बताइए किसको? ग्रुप ऑफ लेटर। सही है, बट इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या क्या क्या? अच्छा, ठीक है। तो सही जवाब दिया आपने कि वर्ड क्या होता है? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ, क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंस कह सकते हैं, है ना? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्या है? तो लेटर्स है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता हो वो वर्ड कहलाएगा, है ना? अगर सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स लिखते तो ये क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स का मतलब फ्रेज हो जाता है। ठीक है, वो आपका, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट फ्रेज, हम अभी वर्ड पे बात करें। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स कहने से ना, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्ड बनेगा। बहुत सारे ग्रुप ऑफ लेटर्स को, जैसे यहां पे लिख देता हूं मैं, मैग्नो। क्या लिखा हुआ है ये? मैग्नो लिखा हुआ है। ये भी ग्रुप ऑफ क्या है? लेटर्स है। लेकिन क्या ये वर्ड बना? नहीं बना। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसी को अरेंज कर देते हैं, एम ए, इस एन को उठा के यहां पे, फिर जी, और फिर क्या? ओ। अब देखिए ये क्या बन गया? मैंगो। अब ये वर्ड कहलाएगा। ठीक है, आर ओ एच एस ई। रॉ से क्या कुछ है वर्ड? तो नहीं है। लेकिन अगर अरेंज करते हैं, एच ओ, एच क्या दो लिया हमने, फिर आर, फिर एस, फिर ई। अब देखिए ये क्या बन गया? हॉर्स बन गया। तो ये वर्ड कहलाएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मीनिंगफुल सेंस, है ना, तो कहलाएगा वर्ड। अदरवाइज वो वर्ड नहीं कहलाएगा, है ना? तो ये क्लियर हो गया। वर्ड क्या कहते, किसको कहते हैं? तो वर्ड हो गया ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस या कंप्लीट सेंस। ठीक है, तो वो वर्ड कहलाता है ना? तो इस टाइप से अनजम्बल करने वाला बहुत सारा वर्ड आता है। आपने बचपन में बनाया भी होगा, आपको इस टाइप से अनजम्बल करके, जंबल करके दिया हुआ रहता है, इसको अनजम्बल करना रहता है ना, इसको सुलझाना रहता है। उलझा के देगा, सुलझा के इसको मीनिंगफुल बनाना रहता है। ठीक है, तो ये था वर्ड और उसके डेफिनेशंस। फिर हमने एग्जांपल्स देखे कि कैसे अरेंज्ड वे में रहे, और जब वो कोई मीनिंग दे तभी क्या कहलाएगा? वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज वर्ड नहीं कहलाएगा। क्लियर? ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहां पे? ठीक है, आप लोग लिख नहीं पाए ना? ठीक है, लिख लीजिए। तो ये था, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पाउज करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्ड के टाइप पे। वर्ड के टाइप कौन बताएगा? कितने टाइप का वर्ड होता है? बताइए बताइए। पांच? नहीं, पांच टाइप नहीं होते वर्ड के। कितने? नहीं नहीं, जल्दी बताइए, कितने टाइप? ओके, चलिए देखते हैं वर्ड के टाइप। सोचते हैं पहले। वर्ड जो हम लोग पढ़ते हैं या जो लिखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कितने टाइप का? आपने कभी बुक पढ़ा है? पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, है ना? जब आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें ढेर सारे वर्ड आते हैं। वर्ड क्या होता है? अगर ग्रामर स्तर पे देखा जाए, ग्रामेटिकली देखा जाए, तो उसका क्या क्या नाम हो सकता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग। तो इसमें बहुत सारा वर्ड हमने इस्तेमाल किया, और जो बहुत सारा वर्ड इस्तेमाल किया वो कुछ ना कुछ तो होगा।
तो किसी कोई क्या है, हेल्पिंग आई मीन वर्ब है, कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है ना, कोई कंजंक्शन है, कोई इंटरजेक्शन है, कोई प्रीपोजिशन है, यही सब होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो हम लोग जो पढ़ेंगे टाइप ऑफ वर्ड एक्चुअली, तो टाइप टाइप ऑफ वर्ड का मतलब क्या हुआ? टाइप्स ऑफ वर्ड कहिए, या फिर इसको आप कहिए क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है? भाषण होता है। भाषण का मतलब एग्जाम आई मीन जब हमारे स्कूल में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था तो हम लोग देते थे ना भाषण, महात्मा गांधी पे भाषण, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे भाषण, चंद्रशेखर आजाद पे भाषण, है ना। तो हम इन सब चीजों पे भाषण देते थे, रिपब्लिक डे पे भाषण, इंडिपेंडेंस डे पे भाषण। तो ये जो भाषण देते थे, स्पीच देते थे, तो स्पीच में हम किसका इस्तेमाल करते थे? वर्ड का इस्तेमाल करते थे, है ना। आई मीन सेंटेंस का इस्तेमाल करते थे, और सेंटेंस क्या होता था? वर्ड होता था। तो वर्ड जो है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, तो वही तो कहलाएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ अलग थोड़ी ना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहिए या फिर टाइप्स ऑफ वर्ड कहिए, तो दोनों क्या हुआ? सेम चीज हुआ, है ना। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच बोला या हमने टाइप्स ऑफ वर्ड बोला, दोनों सेम चीज है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे, क्या करते हैं, चूंकि आपने देखा होगा कि जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सबका अपना अपना एक कार्य होता है, फंक्शन होता है। जैसे वर्ब, उसका काम क्या है? तो एक्शन को शो करना, एक्शन को रिप्रेजेंट करना। नाउन का काम क्या होता है? नाम बताना। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के बदले आना, नाउन को रिप्लेस करके उसके बदले आना, है ना। ऐसे ही प्रीपोजिशन का काम, कंजंक्शन का काम क्या है, तो सबका अपना अपना काम दिया गया है। तो कह सकते हैं ना कि जो वर्ड है उसको जब हम उसके फंक्शन, उसके कार्य के आधार पे बांटते हैं या फिर उसका नामांकन करते हैं, तो यही क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है, या फिर क्या कहलाता है? टाइप्स ऑफ वर्ड कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अ नेम गिवन टू अ वर्ड according to a name given to a word according to its फंक्शन ऑब्लिक वर्क कर दीजिए, है ना। फंक्शन या वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य। तो किसी भी शब्द को दिया जाने वाला नाम अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, मतलब उसके फंक्शन या उसके वर्क के आधार पे, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर टाइप्स ऑफ वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब जैसे क्या क्या हो सकता है, तो पहला है आपका नाउन। क्या है? नाउन। दूसरा जल्दी बताइए, दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? और चौथा क्या है? तो नाउन हो गया, फिर क्या है? प्रो नाउन हो गया, फिर क्या है? हाँ बताइए। एडजेक्टिव। पता है 90% बच्चे जो है एडजेक्टिव में कंफ्यूज होते हैं, और 90% बच्चे को एडजेक्टिव का जो डेफिनेशन है वो गलत मालूम है, सही डेफिनेशन उनको मालूम नहीं है। तो सही डेफिनेशन क्या होता है मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। आपको ये जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन दूंगा, टोटल जितने भी टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि टोटल 8 है, और ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक बार जो आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो लाइफ में कभी भी फिर कंफ्यूजन नहीं होगा या फिर डेफिनेशन रटना नहीं पड़ेगा, आप उसको बाय हार्ट कर जाएंगे एक बार अगर समझ लेते हैं ढंग से, तो है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फिर हमने ध्यान दिया क्या, तो वर्ब। क्या आता है ये? वर्ब। भर्ब नहीं, क्या है? वर्ब। ये भी फॉर व होता है ना कि भ, हम लोग जनरली भर्ब भर्ब कहते हैं, तो भर्ब नहीं, ये क्या है? वर्ब है। फिर आते हैं पांचवा नंबर, क्या होगा? तो पांचवा लिख सकते हैं प्रीपोजिशन, उससे पहले एडवर्ब, ठीक है, आप ही का बात मान लेते हैं, एडवर्ब। फिर क्या है छठा नंबर पे? तो फिर छठा नंबर पे हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। फिर सातवां नंबर पे कंजंक्शन। फिर आठवां नंबर पे क्या है? तो आठवां नंबर पे आ जाएगा
इंटरजेक्शन क्या आ जाएगा? इंटरजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप हो गए? जल्दी बताइए। 8 टाइप हो गए। कितना? 8 टाइप। ठीक है, ठीक है फिर जल्दी से लिख लीजिए इसको। ओके ठीक है, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ओके, तो हमने देखा टाइप्स ऑफ वर्ड, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, है ना। और इसमें हमने देखा कि टोटल कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। अब वन बाय वन क्या करते हैं, हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका, कि नाउन क्या है ना, कैसे पहचानेंगे, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। एंड अभी चूंकि बेसिक ही स्टार्ट है, तो फिर हम आगे चल के जब शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल्स में पढ़ना, तो उस समय हम इसके अलग अलग जितने टाइप्स होते हैं, नाउन के टाइप, उसके यूजेस वगैरह सारा चीज पढ़ेंगे, प्रोनाउन के भी टाइप्स, यूजेस, डेफिनेशन, है ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना। तो शुरुआत करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। नाउन किसे कहते हैं, कौन बताएगा? देखिए, नाउन का क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसा नहीं कि बचपन वाला फिर वही याद रखेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, होता है ना। स्कूल में सर पूछते थे, टीचर पूछते थे, हम लोग एकदम साइलेंट में खड़े होकर और तब बताना स्टार्ट करते थे। तो ऐसा नहीं कि नाउन सिर्फ पर्सन प्लेस थिंग्स और एनिमल्स के नाम को ही कहते हैं, है ना। नाउन मतलब कोई भी चीज जिसका नाम हो, लाइक इस रूम की बात कर लेते हैं, इस रूम में क्या क्या दिख रहा है? फैन है, ट्यूबलाइट है, वॉल है ना, रोस्ट्रम है, ये डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, ये पोडियम है, या बेंच है, डेस्क है, कुछ भी, ये डिजिटल पेन है। तो यहाँ पे जो भी चीजें दिखाई दे रही है, आपके रूम में जो चीज दिखाई दे रहा है, आप जहां बैठे हुए हैं जो भी चीज दिखाई दे रहा है, आप सेल फोन यूज करते हैं तो सेल फोन उसकी कंपनी का नाम, है ना। आप यूज करते हैं बुक, पेन, पेंसिल, वो हो गया। आप कोई भी चीज सोचते हैं, जो विचार करते हैं, है ना, या इवन कोई थॉट वगैरह है, आइडिया है जिसको हम देख नहीं सकते, हमारे फीलिंग्स, ये सब नाउन के कैटेगरी में आते हैं। मतलब सीधा सीधा समझ जाइए कि जिसका भी हम नाम दे सकते हैं वो नाउन कहलाएगा। नाउन का मतलब ही होता है नाम, और नाम मतलब कोई भी चीज अगर उसका नाम है तो वो नाउन के कैटेगरी में आएगा। तो हम सीधा सीधा इसको क्या बोलेंगे? नेमिंग वर्ड। क्या बोलेंगे इसको? नेमिंग वर्ड कह सकते हैं, कि कोई भी नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, है ना। जितने भी दुनिया में नाम है सबके सब नेमिंग वर्ड है, और जिस किसी का भी नाम है वो नाउन कहलाएगा। क्लियर है? कोई भी पर्सन, प्लेस, कुछ भी का नाम हो। प्रोनाउन किसे कहेंगे? तो प्रोनाउन का मतलब होता है, जनरली एक एग्जांपल देता हूं, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय। फिर हमने लिखा राहुल इज माय फ्रेंड। ठीक है, फिर हमने लिखा कि राहुल लिव्स इन पटना। ठीक है, हमने बार बार राहुल राहुल ऐसे करके जिक्र कर दिया, तो ये आपको सुनने में थोड़ा ऑड नहीं लग रहा है ना, बार बार रिपीटेशन जो हो रहा है। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, जनरली ग्रामर में क्या होता है ना, कि रिपीटेशन को अवॉइड किया जाता है, खास करके नाउन के रिपीटेशन को, अगर सेम पर्सन के लिए बार बार वो आ रहा है तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए ना, हम जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो अब बताइए, राहुल के लिए कौन सा प्रोनाउन आएगा? ही। क्या आएगा? ही। तो ही क्या हो गया? ही प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये राहुल को रिप्लेस किया, मतलब नाउन को रिप्लेस किया। तो ये चूंकि रिप्लेस करने का काम करता है, ये आता है किसके जगह पे? नाउन के जगह पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिप्लेसिंग। क्या बोलेंगे? रिप्लेसिंग वर्ड, या फिर कह सकते हैं अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वैसा वर्ड जो नाउन के बदले आए या नाउन के जगह पे आए, तो वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। इसलिए चूंकि ये रिप्लेस करने का काम करता है, किसको? नाउन को, इसीलिए इसको हम लोग रिप्लेसिंग वर्ड कहेंगे। ही, सी, इट, है ना, दे, वी, आई, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब प्रोनाउन के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? इसके बाद आते हैं एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव का डेफिनेशन ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं वो गलत याद किए हुए होते हैं। अगर उससे पूछूं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आपसे ही पूछता हूं एडजेक्टिव किसको कहेंगे, तो आप क्या बताइएगा? जनरली बच्चे कहते हैं ना कि एडजेक्टिव मतलब जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ विशेषता ही बताता है, ये कुछ भी बता सकता है। उसके कलर को बता सकता है, उसके शेप एंड साइज को बता सकता है, उसके नंबर, ऑर्डर, ओरिजिन, ओपिनियन, पोजीशन, है ना। कुछ भी चीज को अगर शो करता है, इवन डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करता है, वो भी क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो अगर हम कहते हैं कि एडजेक्टिव का मतलब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला, तो ये अधूरा डेफिनेशन होगा, क्योंकि ये विशेषता तो बताता है लेकिन साथ ही साथ और भी ढेर सारी चीजें बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करता है नाउन प्रोनाउन को। इसके बदले हम क्या कहेंगे? तो कोई भी वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के और उसके बारे में कुछ भी बताए, कुछ भी का मतलब क्या, उसको डिस्क्राइब करे, ये क्या है, ये कैसा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका कलर क्या है, इसका साइज क्या है, शेप क्या है, कुछ भी अगर बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो हम क्वालिफाई के बदले क्या यूज करेंगे? डिस्क्राइब। क्या यूज करेंगे? डिस्क्राइब। तो एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन। ये किसको करता है डिस्क्राइब? तो नाउन और प्रोनाउन को। अब कैसे करेगा डिस्क्राइब, ये भी बताता हूं। जैसे अगर मैं लिखूंगा ओल्ड मैन, ठीक है, लिखूंगा 5 रुपीज। अगर मैं लिखता हूं रेड पेन, अगर मैं लिखता हूं सेकेंड फ्लोर, आप खुद ही दे सकते हैं। यहाँ पे ओल्ड क्या है? मैन। मैन जो है वो ओल्ड है, तो विशेषता बता रहा है। रुपीज यहाँ पे किस चीज को शो कर रहा है? 5 जो है नंबर को शो कर रहा है। पेन में रेड क्या है? तो कलर को शो कर रहा है ना। और फ्लोर, कौन सा फ्लोर है? सेकेंड फ्लोर है। कौन सा फ्लोर है? सेकेंड फ्लोर है। ये उठा के बोल दो, क्लास ले रहा है। सेकेंड फ्लोर है, तो ये सेकेंड फ्लोर ऑर्डर को शो कर रहा है। पेन जो है वो क्या है? रेड है। और रुपीज क्या है? तो 5 है। मैन क्या है? ओल्ड है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि विशेषता ही बता रहा है, कलर को बता रहा है, ऑर्डर को बता रहा है, नंबर को बता रहा है और क्वालिटी को बता रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, ना कि ये कहेंगे कि एडजेक्टिव और नाउन प्रोनाउन की सिर्फ विशेषता बताता है। क्लियर है? विशेषता मतलब क्या? अच्छा। तो गुड बॉय, गुड बॉय का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा जो है विशेषता हुआ। लेकिन अगर बोलेंगे टॉल बॉय, तो क्या ये हाँ, ये भी विशेषता हो सकता है ना, कि लड़का क्या है? टॉल है। लेकिन बोलेंगे दिस फैन, तो फैन के ठीक पहले क्या आया? दिस किसके लिए आया? फैन के लिए आया। मतलब यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है फैन को कि हम इस फैन की बात कर रहे हैं। तो दिस क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब हम डिटेल्स में जानेंगे तो इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, तो उससे में और मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। तो अभी बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव का अगर डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है कि क्या होगा या एडजेक्टिव किसे कहेंगे, तो आज से आप लोग क्या नहीं बोलना है? तो आज से ये नहीं बोलना है कि एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। अगर ऐसा बोलते तो वो अधूरा डेफिनेशन होता है। तो सीधा सीधी बोलेंगे कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, मतलब कोई भी वर्ड अगर नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो, डिस्क्राइब मतलब कुछ भी उसके बारे में बताता हो, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो एडजेक्टिव मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड, और वो किसको डिस्क्राइब करता है? तो नाउन और प्रोनाउन। तो डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। वर्ब का मतलब ही एक्शन हुआ। मतलब ये सिंपल सी बात है कि कोई भी वर्ड अगर एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक प्ले मतलब खेलना, है ना, वॉक मतलब टहलना, टॉक मतलब बात करना, थिंक मतलब सोचना, स्लिप मतलब सोना, कुछ भी वर्ड अगर किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है, कोई भी वर्ड अगर किसी एक्शन को डिनोट कर रहा है, तो वो वर्ब कहलाएगा। चाहे वो फिजिकल एक्शन हो, चाहे वो मेंटल मेंटल एक्शन हो। फिजिकल मतलब जैसे हम लोग खेलना, कूदना, सोना, सोना कह सकते हैं मेंटल एक्शन हुआ वो, है ना, क्योंकि उससे हमारा माइंड जो है वो रेस्ट करता है। थिंकिंग, माइंड से सोचते हैं, है ना। वॉच देखना, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल और मेंटल एक्शन है। तो किसी भी टाइप का एक्शन जो है आपका क्या कहलाएगा? वर्ब। तो सीधा सीधी लिख देते हैं कि वर्ब क्या है? तो एक्शन वर्ड है ना। सो प्ले, रन, गो, राइट, है ना, थिंक, स्लीप, ये सब आ जाएगा वर्ब के कैटेगरी में।
फिर जब पढ़ेंगे तो ये वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ग्रामर सेक्शन का, और सबसे बड़ा टॉपिक भी है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आता है किसी भी एग्जाम्स में। जिसका वर्ब क्लियर है, सोचिए उसका ग्रामर क्या है, बहुत ही लाजवाब है। इसके बाद आते हैं एडवर्ब पे। किस पे? एडवर्ब पे। एडवर्ब का भी डेफिनेशन मैक्सिमम लोगों को गलत मालूम रहता है ना। एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो वर्ब की विशेषता बताए। फिर वही बात, ये सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है ना। और ये क्या करता है, मैं एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि ही रन्स फास्ट, ठीक है। ही क्या है? प्रोनाउन है। रन्स क्या है? वर्ब है। और ये दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तो फास्ट। तो ये हो गया आपका एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है ना। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, ही रन्स वेरी फास्ट, तो अभी अभी हमने यहां पे डिसाइड किया कि ही तो प्रोनाउन हुआ, रन्स क्या है? वर्ब, और फास्ट क्या है? एडवर्ब। अभी अभी हमने यहाँ पे क्लियर किया कि रन्स वर्ब, फास्ट एडवर्ब। अब यहाँ पे देख लीजिए, वेरी शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो रन वर्ब है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने इस्तेमाल किया फास्ट। लेकिन तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन कितना तेज? तो वेरी, मतलब बहुत तेज। अब इस एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक अदर वर्ड का इस्तेमाल किया, और वो क्या है? वेरी। तो ये भी आपका एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। तो हमने क्या देखा? जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडवर्ब। जो अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, वो भी क्या कहलाएगा? एडवर्ब। और यहीं पे बात खत्म नहीं हुआ, एक और है सेंटेंस में देता हूं। अगर मैं लिखता हूं सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं गर्ल क्या है? नाउन। नाउन की विशेषता बताया जा रहा है, क्वालिटी बताया जा रहा है। ये क्या हुआ? एडजेक्टिव, जो कि ब्यूटीफुल क्वालिटी ही बताने का काम करता है, मतलब सीधे से क्या होता है, गर्ल को डिस्क्राइब करने का काम किया। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब सुंदर तो है, लेकिन कितनी सुंदर है? तो बहुत सुंदर है। तो ये फिर क्या हुआ? एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जो एडवर्ब होता है वो दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, और साथ ही साथ जो एडवर्ब होता है वो किसी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो अब से डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब, तो वो कहलाता है आपका क्या? तो एडवर्ब कहलाता है। तो ये भी कौन सा वर्ड हुआ? ये भी हुआ डिस्क्राइबिंग वर्ड। लेकिन ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स किसको? वर्ब को, एडजेक्टिव को, एंड अनदर एडवर्ब को। किस किस को? वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ये तीनों को डिस्क्राइब करता है, तो ये एडवर्ब कहलाता है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं प्री पोजिशन पे। किस पे? प्री पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब है स्थान। तो जो नाउन और प्रोनाउन के ठीक पहले वाले स्थान पे आकर के, और उससे ठीक पहले आने वाले वर्ड के साथ क्या करता है? रिलेशन जोड़ने का काम करता है। तो वो कहलाता है आपका प्री पोजिशन। क्या कहलाता है? प्री पोजिशन। जैसे इन, ऑन, ओवर, बिटवीन, इनटू, ये सब क्या है? ये सब प्रीपोजिशन है ना। तो ये चूंकि पहले आता है और रिलेट करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड। इसमें क्या आ जाएगा? इन, ऑन, एट, ऑफ, टू, एक्सेट्रा, मतलब ये सब आ जाते हैं। रिलेटिंग वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के, और उसके ठीक आने वाले, मतलब उसके ठीक पहले आने वाले वर्ड के साथ इसको जोड़ने का काम करता है, उसका रिलेशन बताने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं। कौन सा वर्ड कहते हैं? रिलेटिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शन, नाम में छुपा हुआ है जंक्शन। आप अगर कहीं जाते हैं तो, जैसे जंक्शन का काम क्या है?
दो स्टेशन को जोड़ना, दो प्लेसेस को जोड़ना, यही काम होता है ना जंक्शन का। अगर हमें पटना से दिल्ली जाना है, क्या करेंगे, पटना में ट्रेन पकड़ेंगे, जंक्शन पे जाके और दिल्ली जंक्शन पे जाके उतर जाएंगे, तो मतलब दो प्लेसों को इसने क्या किया, कनेक्ट किया। तो सेम वैसे ही ग्रामर में भी होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टिंग वर्ड। क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड। ये किसको कनेक्ट करेगा, ये कनेक्ट करेगा किसको, तो ना आई मीन किसी भी दो वर्ड को कह सकते हैं, किसी भी दो फ्रेज को कह सकते हैं, किसी भी दो सेंटेंस को कह सकते हैं। तो ये ओवरऑल जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कनेक्टिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग वर्ड। तो कंजंक्शन क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं। इसमें एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नो, आइदर और, है ना, ये सारे वर्ड आ जाते हैं इसमें। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब के सब कहलाते हैं। ओके, तो आई होप क्लियर हो गया कंजंक्शन क्या होता है। तो कंजंक्शन का मतलब कनेक्टिंग वर्ड। कनेक्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। एंड, एज वेल एज, हार्डली, स्कार्सली, सारा चीज बता दिया हमने। तो ये कंजंक्शन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को क्या जोड़ा, एंड नहीं जोड़ा, है ना। अमन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स एंड हिज ब्रदर्स कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज का इस्तेमाल किया गया है ना। फार्मर along with his son, तो along with यहाँ पे क्या हुआ, जोड़ने का काम किया, तो एक तरह से कह सकते हैं कंजंक्शन, है ना। तो कंजंक्शन का मतलब ये होता है कनेक्टिंग वर्ड, और ये हमेशा कनेक्ट करने का काम करता है, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आइदर और क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, है ना, ये जोड़ने का काम करता है। फिर आते हैं इंटरजेक्शन पे। तो इंटरजेक्शन क्या करता है, ये हमारे फीलिंग्स को शो करता है ना। जैसे कोई भी इमोशंस है, कोई भी एक्सप्रेशंस है, कोई भी सडन फीलिंग है, अगर उसको एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वाओ, हुर्रा, है ना, ये सब क्या हो जाता है, ये सब आ जाता है आपका इंटरजेक्शन में। हैप्पीनेस कह सकते हैं, गुडनेस कह सकते हैं, ये सारे के सारे इंटरजेक्शन वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका, तो टाइप्स ऑफ वर्ड या पार्ट्स ऑफ स्पीच का कह सकते हैं। होप क्लियर हो चुका होगा, जिसमें मेरे हिसाब से ये जो एडजेक्टिव है ये आपके लिए एक नया लगा होगा, और ये एडवर्ब का जो डेफिनेशन बताया वो नया लगा होगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही हर जगह पढ़ते हैं। लेकिन एडजेक्टिव का ये नहीं बोलना है कि ये क्वालिटी बताता है, ये क्वालिटी नहीं बताता, ये क्वालिटी भी बताता है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बताती है। और जो एडवर्ब होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता, ये एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी करता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये तो था चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास, तो हमने इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। और ये वर्ड का टाइप पढ़ रहे थे हम लोग, किसका टाइप पढ़ रहे थे, वर्ड का टाइप। जब हम वर्ड सीख जाते हैं तो फिर किस चीज का आई मीन क्या सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग सीखते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसके बाद दिस इज एन एप्पल और दैट इज अ बॉल, तो एक सेंटेंस बनाते हैं। तो ओवरऑल फिर हम बात किसकी करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे। तो सेंटेंस में शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। कौन बताएगा सेंटेंस को कैसे डिफाइन करोगे, बताओ। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, लेकिन इसको और कंप्लीट करना होगा तो क्या बोलेंगे, मीनिंगफुल। हाँ सही है। तो सेंटेंस का मतलब हुआ कि ऐसे कह सकते हैं ना कि इसमें देखिए बेसिकली तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ता है हमें। अरेंजमेंट पे ध्यान देना पड़ता है ना, कि जो वर्ड का है अरेंजमेंट वो सही ढंग से हो, क्योंकि ग्रामर का एक रूल है। रूल क्या है, तो किसी भी सेंटेंस में ना सब्जेक्ट पहले आता है जनरल तौर पे, फिर क्या आता है, वर्ब आता है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि हमेशा शुरुआत में रहे, ये बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। मतलब ये ओवरऑल कहने का है कि इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, सेंटेंस। और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन तो एकदम कंपलसरी होता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रहे तब भी काम चल जाता है ना, तब भी वो सेंटेंस कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड अगर आप सिर्फ कहते हैं तो वो आपका फ्रेज बन जाता है, जैसे रेड शर्ट, अ कैट ऑन द टेबल, है ना। तो अ कैट ऑन द टेबल क्या हुआ, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब कम, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कंसिस्ट नहीं करता, इसलिए ये सब्जेक्ट के कैटेगरी में नहीं, सॉरी सेंटेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। तो सेंटेंस तभी होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, है ना, एक डुअर डुअर हो और दूसरा क्या हो, कोई एक्शन हो रहा हो, तभी जाके वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे कि एन
arrangement of an arrangement of words which makes a complete and meaningful sense. क्या लिखा हमने? एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। तो यहां पे तीन चीजें आई, अरेंजमेंट, उसके बाद फिर क्या है, कंप्लीट और मीनिंगफुल। मतलब इसका अरेंजमेंट सही होना चाहिए, किसका? वर्ड्स का। जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसे स्ट्रक्चर पे बेस्ड होना चाहिए, मतलब अरेंजमेंट। दूसरा चीज कि वो कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अधूरा मीनिंग दे। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे अ रेड शर्ट, ठीक है, अभी क्लास में आऊं और सीधे बोलोगे एक लाल शर्ट, तुम सोचोगे कि लाल शर्ट क्या, कुछ तो बताइए इसके बारे में। तो यहाँ पे ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, ये फ्रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। क्योंकि ये अरेंज तो है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो कंप्लीट सेंस नहीं अगर दे रहा है तो मतलब सब्जेक्ट वो सेंटेंस वो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो सेंटेंस होने के लिए क्या चाहिए? तो अरेंजमेंट का होना कंपलसरी है, दूसरा कंप्लीट होना जरूरी है, और तीसरा क्या होना जरूरी है? मीनिंगफुल होना जरूरी है। मैं कुछ ऐसा बात बोल दूं जो मीनिंगफुल है ही नहीं, मीनिंगफुल नहीं है, मतलब वो क्या होगा? सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि आई वॉज born 1000 years ago, ठीक है, कहने के लिए तो ये क्या हो जाएगा? सेंटेंस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है ना, मतलब एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर तैयार है और उसके ऊपर ये बेस्ड है, एक इंफॉर्मेशन भी ये क्या कर रहा है, मतलब कन्वे कर रहा है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सेंटेंस कहलाएगा? तो नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं पर्सनली आपके सामने आऊं और बोलूं कि मेरा जन्म 1000 साल पहले हुआ, तो क्या ये मीनिंगफुल हुआ? ये नॉनसेंस वाली बात हो गई। तुम बोलोगे ना कि क्या नॉनसेंस वाली बात कर रहे थे, है ना, 1000 साल पहले आप जन्मे होते तो क्या अभी आप जिंदा होते? तो ये जो चीजें हैं, ये क्या करती है? सेंटेंस को मीनिंगलेस बनाती है। अगर मैं लिख दूं टू एंड टू मेक्स क्या 5, तो क्या ये सेंटेंस होगा? नहीं होगा। आई मीन गलत हो जाएगा ये। और गलत हो गया मतलब क्या हुआ? सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि 2 और 2 5 बनता है, ये कोई सेंस ही नहीं है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4, तो ये सेंटेंस कहलाता। ये मीनिंगफुल की बात हो गई। कंप्लीट का मतलब अभी हमने देखा, और रेड शर्ट हमने लिख दिया था, ठीक है। और रेड शर्ट में क्या हो गया? क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। अगर कोई आपके सामने आए बोले कि एक लाल शर्ट और चुप हो जाए, तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि लाल शर्ट क्या, मतलब इसने खरीदा, इसने बेचा, इसने कहीं देखा, तो तरह तरह के सवाल आ जाएंगे। मतलब आपके दिमाग में जब क्वेश्चन अराइज होना स्टार्ट हो जाए किसी चीज को सुन के, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। सेंटेंस का मतलब होता है मीनिंगफुल और वो कंप्लीट हो, है ना। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि बिकॉज सी इज एल, तो क्या ये सेंटेंस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्योंकि यहाँ बिकॉज से ये स्टार्ट हुआ, कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ। जनरली कोई भी सेंटेंस कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता। कंजंक्शन से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि ये फिर वही है कि अधूरा रह गया ये। बिकॉज सी इज इल, क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि हमने क्यों लगाया? कुछ तो रीजन होगा ना। तो सी इज एब्सेंट टुडे बिकॉज सी इज एल। अब ये कंप्लीट हो जाता है। तो बिकॉज के पहले हमें लगाना पड़ेगा जो कारण है ना, या ये जो कारण हमने दिया वो किस चीज के लिए दिया, तो ये लगाना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस कहलाएगा। अदरवाइज ये सब क्या है? ये क्लाउज है, सॉरी ये फ्रेज है ऊपर वाला, और ये क्या है? ये क्लाउज है ना। ये आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग नरेशन वगैरह पढ़ेंगे ना, तो क्लाउज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, ये जानेंगे। और अरेंजमेंट की बात कर लें, तो अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं कि अमन क्रिकेट प्लेइंग एज, अमन क्रिकेट प्लेइंग एज, क्या ये सही है? नहीं है सही ना, क्योंकि इसका अरेंजमेंट क्या है? गड़बड़ है। सही अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, अब जाके ये क्या हुआ? सही हुआ। अमन इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब अमन क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन अमन क्रिकेट प्लेइंग इज, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन सही से बैठ नहीं रहा। मतलब जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है किसी सेंटेंस का, उस स्ट्रक्चर पे ये नहीं आ रहा ऊपर वाला। तो फिर हमने इसको क्या किया? करेक्ट किया, और करेक्ट क्या हुआ? अमन इज प्लेइंग क्रिकेट।
अब ये फिक्स स्ट्रक्चर पे आ चुका है, तो अब ये मीनिंगफुल है, या फिर कह सकते हैं इसका अरेंजमेंट सही है, तो ये आपका सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर है? फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, ये कहलाता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस में फिर हमने ढेर सारे एग्जांपल्स देखे कि सेंटेंस तब कहलाएगा जब वो क्या करे, कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे, और दूसरा चीज कि उसका अरेंजमेंट सही हो। अगर अरेंजमेंट सही नहीं है तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को ही लेते हैं, है ना। क्योंकि अभी हमने कहा कि सेंटेंस बेसिकली इसमें क्या क्या होता है, तो होते तो ढेर सारी चीजें हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, तो वो है आपका कि इसमें होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और क्या होता है, तो और होता है वर्ब। और क्या होता है, और होता है ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट होते हैं, इसमें वर्ब होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये तीन चीजें होती है जनरली किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, डूअर ऑफ एन एक्शन कह सकते हैं एक तरह से। वर्ब का मतलब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन या फिर वर्क का असर जिस पे पड़े वो आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। उससे पहले हम और समझते हैं, जैसे इसमें ना बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ये लगता आसान है लेकिन उतना आसान है नहीं, है ना। बचपन से पढ़ते आते, क्लास 2 में स्टार्ट हो जाता है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मतलब कंफ्यूजन रह जाता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट पहचाना तब भी आसान है क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचा वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को बारीकी से नहीं समझेंगे, तो फिर अगला जो चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड कहते हैं, उसमें दिक्कत आएगी। फिर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि उसका पहला ही रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और जब तक आपको नहीं आएगा पहचानने कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तब तक दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो समझते हैं इसको। उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे लिखता हूं, अमन वाज बीटन बाय राहुल, ठीक है। माई बाइक हैज बिन स्टोलन। फिर है a thief has been caught, birds are singing in the garden, in the garden, ठीक है। हमने लिख लिया एकदम। अब जल्दी से आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बताइए पहले वाले में क्या है, क्या, अमन, ठीक है मैं टिक कर लेता हूं अमन। सेकंड वाले में माई बाइक, ठीक है। थर्ड वाले में थीफ, अ थीफ, ठीक है अ थीफ। और फोर्थ वाले में बर्ड्स, चलो ठीक है मैंने टिक कर लिया। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सब्जेक्ट होगा, चलो चेक करते हैं। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये पता है सारे के सारे आंसर, ये वाला आंसर गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, हाँ लास्ट वाला क्या है आपका सही है। फिर आप सोचोगे सर लास्ट वाला भी तो सेम पैटर्न पे बोला, तो लास्ट वाला सही और ऊपर वाला गलत कैसे हो सकता है। तो इसको समझते हैं हम कैसे गलत हुआ, आप खुद ही बताओगे। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब क्या होता है, तो किसी काम को करने वाला, मतलब कह सकते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन, कह सकते हैं डूअर ऑफ एन एक्शन का मतलब किसी काम को करने वाला, मतलब करता। तो करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। चलो ठीक है अब इसको देखते हैं। अमन वॉज बिटन बाय राहुल, अमन को पीटा गया किसके द्वारा, राहुल के द्वारा। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, उसे ढूंढना है, तो एक्शन हो रहा है पीटने का। और चूंकि डेफिनेशन है कि किसी काम को करने वाला, तो काम यहाँ पे चूंकि बिटन पीटने का हो रहा है, और इसको करने वाला कौन है, राहुल। तो राहुल यहाँ पे क्या होगा,
सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट। हमने क्या किया, तो इसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया, जिसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के जगह पे, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राहुल, ना कि अमन। क्लियर है? फिर आते हैं, ये आपका वर्ब है, बिटन क्या है? वर्ब। और वर्ब क्या होता है? तो एक्शन होता है, और इस एक्शन को कर कौन रहा है? तो राहुल। अमन पे एक्शन हो रहा है, ना कि एक्शन कर रहा है। ठीक है? माई बाइक हैज बीन स्टोलन। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, मेरी बाइक चोरी की जा चुकी है। यहाँ पे ये इसका मतलब होगा कि माई बाइक हैज बीन स्टोलन, मतलब मेरी बाइक चोरी की जा चुकी है। अब इसमें देख लीजिए, काम क्या हो रहा है? चोरी होने का। कर कौन रहा है? पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हिडन है, क्योंकि जो चोरी करता है वो क्या कहलाता है? चोर कहलाता है। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता बाय थिफ, तो ये थिफ फिर क्या हो जाता? ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट। और ये वैसे भी हिडन होता है, तो आप थिफ बोल सकते हैं किसको? सब्जेक्ट को। माई बाइक सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि माई बाइक मतलब मेरी बाइक को तो चोरी की गई है। चोरी किया किसने? चोर ने। तो चोर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अ थिफ हैज बीन काउट, चोर पकड़ा जा चुका है। एक चोर पकड़ा जा चुका है, इसका ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, एक्शन क्या हुआ? पकड़ने का। पकड़ने का काम किसने किया? चोर को कौन पकड़ता है? पुलिस पकड़ता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो बाई लगा के अगर पुलिस रहता, जो कि रहता नहीं है, हिडन होता है ये सब चीजें, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगी हमारी। क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे थिफ जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं लास्ट वाले, बर्ड्स आर सिंगिंग इन द गार्डन। आप देख सकते हैं कि सिंगिंग मतलब क्या? सिंगिंग मतलब गाना, और गाने का काम कौन कर रहा है? बर्ड्स। तो बर्ड्स यहाँ पे एक्शन को कर रहा है, तो ये फिर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आया कि बर्ड्स क्यों सब्जेक्ट हुआ, बाकी सब्जेक्ट क्यों नहीं हुआ? और आई होप क्लियर हो चुका होगा कि हमें ये नहीं सोचना है कि देखो ये क्या होता है ना, कि हम लोग का ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा सब्जेक्ट कहलाएगा, बीच में होगा वर्ब कहलाएगा, लास्ट में होगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब क्या है? तो अब हमें समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बारीकी से समझना पड़ेगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें वर्ब क्या है। ठीक है? तो सब्जेक्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या ढूंढना है? तो सब्जेक्ट में, सेंटेंस में ढूंढना है हमें एक्शन वर्ड। क्या ढूंढना है? एक्शन वर्ड। जब एक्शन वर्ड ढूंढ लेंगे, तो उस एक्शन को करने वाला कौन है उसको ढूंढेंगे। जो करने वाला होगा वही क्या कहलाएगा? वही हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। क्लियर है तो इसको लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब पे। ये देखो ना, तो मोबाइल वन चार। इसके बाद है वर्ब। क्या है? वर्ब। चलो, वर्ब के बारे में अभी भी हम थोड़ा पहले जिक्र किए थे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच जान रहे थे। तो वर्ब होता क्या है? तो कह सकते हैं कि अ वर्ड दैट डिस्क्राइब या फिर रिप्रेजेंट एक्शन वर्ड, या फिर ऑल द एक्शन वर्ड्स कह सकते हैं कि ऑल द एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने सारे एक्शन वर्ड है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। समझना है आसानी से। देखिए वर्ब अगर देखिएगा ना, तो जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं सबके सबके सेंड करते हैं ना से। खेलना, उठना, बैठना, रोना, धोना, है ना, खाना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कुछ भी आप ले सकते हैं, सब किस सेंड कर रहा है? ना से। तो ये तो हिंदी की बात हो गई, नाना और चाना को छोड़ के। ठीक है? तो ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी दुनिया में एक्शन वर्ड है, मतलब कोई भी वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा? वो आपका वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जैसे एग्जाम्पल में? तो प्ले, गो, रन, थिंक, एक्सेट्रा, ढेर सारे हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक्शन वर्ड हो गए। अब वर्ब के, मैंने जैसे बताया था कि वर्ब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरे ग्रामर सेक्शन का ये टॉपिक, या फिर ये कह सकते हैं पार्ट। वर्ब को बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है दो भागों में। कितने भागों में?
दो भागों में। हालांकि बहुत सारे हैं इसके, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, है ना, बहुत सारे टाइप है। और सबको अगर डिटेल से पढ़िएगा ना तो कम से कम पूरा वर्ब पढ़ने में 30 से 40 क्लास लग जाएगा, 30 से 40 क्लास, ठीक है। अभी चूंकि हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तो जो हमेशा काम आने वाला है उस पर हम लोग फोकस करेंगे, और वो ये है कि जो वर्ब है उसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है मेन वर्ब, और दूसरा आपका क्या है, दूसरा है हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। तो इन दो भागों में इसको बांटा गया है, किसको, वर्ब को, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब में आते हैं तो अभी अभी हमने देखा कि ऑल द एक्शन वर्ड, तो इसमें भी हो जाएगा ऑल द एक्शन वर्ड। ये क्या है आपका, तो मेन वर्ब है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में वही हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा एग्जाम्पल्स में, तो गो, रन, है ना, टॉक, एडीसी कह सकते हैं, ठीक है। आपने इसके फॉर्म्स को भी पढ़ा होगा, है ना, V1, V2, V3, V4, V5। तो अगर हम इसके फॉर्म्स की बात करें, किसकी बात करें, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इससे भी दिलचस्प है, ये क्वेश्चन आता है खास करके डिफेंस वाला एग्जाम दीजिएगा, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह का, तो उसमें एक क्वेश्चन फिक्स है कि रहता है ज्यादातर एग्जाम्स में, है ना। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में क्या है, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, तो 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5। कितने हो गए, 5, V1, V2, V3, V4 एंड V5। V1 में मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, गो का एग्जांपल लिया हमने, क्या लिया, गो। इसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट। V3 गॉन। V4 क्या हो जाएगा, गोइंग। और V5 गोज, ठीक है। 5 फॉर्म में ले लिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है ये भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं किस फॉर्म को क्या कहते हैं, किस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। अब V1 जो है और V5, देखिए इसमें एक चीजें हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कोई भी जो नाउन होता है, कोई भी नाउन, इसमें अगर हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो जनरली ये क्या बन जाता है, प्लुरल। क्या बन जाता है, प्लुरल। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंगो में आप जोड़ देते हैं ई एस तो क्या बन गया, मैंगोज। आप लेते हैं कार, आपने जोड़ दिया क्या इसमें, एस, तो क्या बन गया, कार्स, प्लुरल बन गया। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें, किसकी बात करें, वर्ब की बात करें, तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ने पे ये सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि जो वर्ब है अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमेशा क्या रहता है, प्लुरल। एस या ई एस जोड़ने पे क्या बन जाता है, सिंगुलर। तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो क्या लेंगे, जैसे गो है तो क्या बनेगा, ई एस लगा करके गोज। जैसे रन है तो हम लोग लगाते हैं एस तो क्या बन जाता है, रंस। क्या बन जाता है, रंस। तो गोज है और क्या है, रंस है। तो वर्ब प्लस एस या ई एस इज इक्वल टू सिंग, मतलब सिंगुलर। गो में हमने ये जोड़ दिया गोज, रन में जोड़ दिया तो रंस। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है, कि नाउन में एस या जोड़ने पे क्या बन जाता है वो, तो वो बन जाता है प्लुरल, जबकि वर्ब में अगर हम जोड़ते हैं तो ये सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर। ये VVI करके लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक नोट्स की तरह लिख सकते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे। तो इस हिसाब से गो क्या हो जाएगा, तो गो हो जाएगा आपका प्लुरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म, प्लुरल। तो मतलब V1 में कुछ भी रहे वो प्लुरल ही कहलाएगा, या फिर इसको प्रेजेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेजेंट, क्योंकि ज्यादातर इसका प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लुरल या प्रेजेंट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, प्लुरल या प्रेजेंट फॉर्म, V1 को कहेंगे, ठीक है। V2 को क्या बोलेंगे, V2 को बोलेंगे हम लोग पास्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। V2 का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है, मतलब वो एक्शन जो बीत चुका है, तो इसलिए इसको पास्ट फॉर्म बोलेंगे। V3 पार्टिसिपल फॉर्म, क्या हो गया, पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, पार्टिसिपल का मतलब होता है एडजेक्टिव, सीधा सीधी कह सकते हैं, वर्बल एडजेक्टिव। वैसा एडजेक्टिव जो वर्ब से डिराइव किया गया हो उसको लोग वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। तो V3 का मतलब होता है गॉन, और गॉन क्या हो गया, पार्टिसिपल फॉर्म कहलाया।
मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल होगा, ये भी ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 को क्या बोलेंगे? तो ये भी पार्टिसिपल होता है, लेकिन क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होता है? ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर, और इसको हम लोग जेरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरंड। ठीक है। तो पार्टिसिपल प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट में मतलब पार्टिसिपल का मतलब ये तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि एडजेक्टिव होता है, वर्बल एडजेक्टिव। क्या होता है? वर्बल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल का मतलब ही याद रख लेना है, वर्बल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब तो पता है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के उसकी विशेषता बताता है, या फिर उसके उसको डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव कहलाता है। अब जैसे बोलेंगे बर्निंग ट्रेन, जलता हुआ ट्रेन, तो जलता हुआ ट्रेन क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पे बर्निंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ट्रेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि ट्रेन कैसा है? जलता हुआ है। अगर हम पास्ट पार्टिसिपल का बात करेंगे तो ब्रोकन चेयर, जो चेयर टूट पहले से टूट चुका है, तो ब्रोकन चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर। टूटा हुआ चेयर मतलब क्या हुआ कि ये ब्रोकन जो है ब्रेक से बना, जो कि वर्ब है, और वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में किया गया है, क्योंकि ये चेयर को डिस्क्राइब करने का काम करता है। तो पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। ठीक है। इसके बाद आते हैं V5 पे। तो V5 चूंकि V1 क्या है हमारा? प्लुरल फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म, तो V5 क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें ES लग गया तो वो प्लुरल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंगुलर। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट तो रहेगा ही, चूंकि V1 और V5 का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के एक्शन को डिनोट करने के लिए कहते हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट फॉर्म कहेंगे। तो सिंगुलर और प्रेजेंट फॉर्म की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। किस कैटेगरी में रख सकते हैं? तो सिंगुलर और प्रेजेंट फॉर्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमने देखा टोटल कितने फॉर्म्स? 5 फॉर्म्स। पहला आपका V1, दूसरा V2, V3, V4, V5। V1 और V5 सीधा अपोजिट है। V1 आपका है प्लुरल फॉर्म, V5 है आपका सिंगुलर फॉर्म, दोनों प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है। V2 का इस्तेमाल हमेशा पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म बोलेंगे। V3 का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, तो इसे हम पार्टिसिपल फॉर्म कहेंगे। V4 का इस्तेमाल प्रेजेंट या पार्टिसिपल दोनों रूप में किया, सॉरी, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरंड दोनों रूप में किया जाता है। जेरंड का मतलब होता है नाउन, है ना, वर्बल नाउन। जब हम जैसे बोलते हैं ना स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग क्या हुआ? सब्जेक्ट के रूप में आया। तो जब V4 का इस्तेमाल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो वो जेरंड कहलाता है, मतलब वो नाउन बन जाता है। और पार्टिसिपल तो हमने बताया, बर्निंग ट्रेन हो गया, है ना। तो ये क्या है? ये आपका पार्टिसिपल कहलाएगा। और B5 देख ही लिया, तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन जब अब आप देख लेते हैं कैसे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं ऊपर मिटा के ऊपर ही क्वेश्चन लिख देता हूं। चलो ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आपको पूछेगा, एग्जाम्स में कई दफा पूछा है कि क्वेश्चन ये है कि राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ गो। गो ही एग्जाम्पल में ले लेते हैं। ठीक है। और ऑप्शन में दे दिया आपका क्या? गोज। बी ऑप्शन में है गॉन। सी ऑप्शन में है वेंट। और डी ऑप्शन में क्या है? गोज, गॉन, वेंट, और डी ऑप्शन में हो जाएगा गोइंग। ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा है, अगर पूछ देगा कि राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो। राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो। ठीक है। ए में क्या हो जाएगा बताइए? मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फिर वही ऑप्शन, गोज, गॉन, बी ऑप्शन। सी में देख लेते हैं वेंट, और डी में देख लेते हैं गोइंग। ठीक है। हमने चार चार ऑप्शन ले लिया। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ गो, और फिर सॉरी पास्ट फॉर्म ऑफ गो, और इसमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या? हाँ, V3 फॉर्म। और पास्ट फॉर्म का मतलब क्या? ठीक है, V2 फॉर्म। तो V2 किसमें आ जाएगा? यहाँ पे चूंकि इसने क्या पूछा? पास्ट फॉर्म पूछा है, तो पास्ट फॉर्म कहाँ है? सी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। और पास्ट पार्टिसिपल इसमें पूछा है, तो क्या हो जाएगा?
गॉन हो जाएगा तो बी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन रहता है एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के एग्जाम्स में, है ना। जनरली पूछ देता है ये क्वेश्चन, तो ये अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये था आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में यही हमें जानना था कि मेन वर्ब होता क्या है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं और किस फॉर्म को किस नाम से जानते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब पे। किस पे आते हैं? हेल्पिंग वर्ब पे। इधर मैं लिख लेता हूं अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब क्या लिख लेता हूं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक आपका हो गया प्राइमरी, क्या हो गया? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा हो गया आपका मॉडल, क्या हो गया? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले तो ये बताइए हेल्पिंग वर्ब होता कितना है टोटल, बताइए जल्दी से। कितना? नहीं, हाँ 24 होता है। कितना होता है? 24। तो ये टोटल कितने हो गए? 24 हेल्पिंग वर्ब। अब 24 में भी डिवाइड हो गया। मॉडल कितने और प्राइमरी कितने? तो मॉडल होते हैं 13 और जो रेस्ट बच गया 11 वो क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। तो प्राइमरी 11 और मॉडल कितना हो गया? 13। मॉडल कितना हो गया? 13 हो गया। प्राइमरी में क्या क्या है बताइए जल्दी से। तो प्राइमरी में आ जाएगा आपका, इसमें भी तीन कैटेगरी हो जाएगा। कौन कौन सा कैटेगरी है? तो बी, हैव और डू। बी में क्या क्या आ जाएगा? तो बी में आ जाएगा आपका इज, एम, आर। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? वाज, वर। ये हो गए पांच, इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये पांच कैटेगरी इसमें आ जाएगा बी वाले फॉर्म में। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर। हैव में क्या क्या आ जाएगा? तो हैव में भी तीन होते हैं ना, हैज और क्या आएगा? हैव और क्या आएगा? हैड आ जाएगा। और डू वाले फॉर्म में क्या आ जाएगा? तो डू, डिड और डज। तो टोटल कितने हो गए? थ्री, थ्री, 6 और 5, 11। तो टोटल 11 हो गया। मॉडल में आ जाइए। मॉडल में हो जाता है कैन, इसी का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? कुड। फिर आ जाएगा विल, फिर क्या आ जाएगा? वुड। तो कैन, कुड, विल, वुड। फिर हो जाएगा आपका शैल, तो इसका क्या हो जाएगा? शुड। फिर हो जाएगा आपका मे, इसी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा माइट, है ना। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट। उसके बाद आ जाता है आपका मस्ट। फिर आ गया नीड। फिर क्या आ गया? तो डेयर। फिर आ गया यूज टू। और फिर आ गया आपका आउट टू। तो ओवरऑल कितने हो गए? ओवरऑल 13 हो गए। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मॉडल कितने? 13। और प्राइमरी कितने? 11। क्लियर है? क्लियर है? ठीक, इसको नोट कर सकते हैं। ओके, हमने देख लिया हेल्पिंग वर्ब के बारे में। हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा प्राइमरी होता है और मॉडल्स होते हैं। प्राइमरी टोटल 11 और मॉडल्स होते हैं 13, मतलब टोटल हेल्पिंग वर्ब जो है वो 24 होते हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग, जो हमारा अगला है पॉइंट वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे, है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आप बताइए पहले, फिर मैं आपको बताता हूं ऑब्जेक्ट क्या है। ये भी कंफ्यूजिंग है, अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें। जैसे मैं लिखता हूं कि आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जैसे लिखता हूं दे देवर enjoying in the पार्टी। ठीक है, सी
was sleeping on the bed। चलिए जल्दी से बताइए तो इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट, कौन बताएगा? क्या मार्केट? ओके। सेकंड वाले में स्काई, ठीक है। थर्ड वाले में द पार्टी, ओके। एंड फोर्थ वाले में बेड, ठीक है, लिख लेता हूं बेड। लेकिन क्या ये आंसर सही है? तो आंसर है हमारा कि ये सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। अब कैसे नहीं है वो देख लेते हैं। इसमें कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, है ना? ऑब्जेक्ट जो पता करना है हमें, उसके लिए एक डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं डेफिनेशन, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे किसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो भी हमने सर्कल किया है इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे किसे कहते हैं, है ना? इसको पहले समझ लेते हैं, फिर अपने आप सही हो जाएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट इसमें क्या होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन देखते हैं, तो क्या है? तो एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, वर्क ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये पर्सन भी हो सकता है या कोई वस्तु भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो प्रभावित तो होगा, अफेक्टेड होगा किसके द्वारा? तो बाय द वर्क ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा। हमने पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, जनरली वर्ब होता है, वर्ब को ही हम लोग क्या कहते हैं? एक्शन। एक्शन का मतलब वही काम या क्रिया। तो जैसे ये सेंटेंस है हमारा और इसमें है आई सब्जेक्ट, बर्ड सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, सी सब्जेक्ट। अब आई के द्वारा काम क्या हो रहा है? गोइंग, जाने का। बर्ड्स के द्वारा फ्लाइंग, उड़ने का। दे के द्वारा एंजॉइंग, एंजॉय करने का। और सी के द्वारा स्लीपिंग, सोने का। तो इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो क्या इनके द्वारा किए गए काम का असर पड़ रहा है? जो भी हमारा जिसको अंडरलाइन किया है हमने, सर्कल किया है, उस पर पड़ रहा है? अगर पढ़ेगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं कि ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। अब उसने एक सेब खाया इसका मतलब हुआ, तो ही क्या है? सब्जेक्ट। एट क्या है? तो काम, खाने का काम हो रहा है, आई मीन वर्ब। और इसके द्वारा जो काम किया गया इसका असर किस पे पड़ रहा? एप्पल पे। एप्पल को इसने खाया और एप्पल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहां पे असर पड़ रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम किल्ड रावण, ठीक है। अब राम जो है वो सब्जेक्ट है, इसके द्वारा काम हो रहा है मारने का। और मारने का जो काम हो रहा है इसका असर किस पे पड़ रहा है? इस रावण पे। रावण को मारा, रावण मर गया। तो असर पड़ा, मतलब ये क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एप्पल यहाँ पे। तो एप्पल भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये भी ऑब्जेक्ट, वो भी ऑब्जेक्ट, दोनों यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए वर्क का इस पे असर पड़ रहा है। लेकिन क्या मैं मार्केट जाऊंगा तो मार्केट जाने से मेरे द्वारा जो काम हो रहा है जाने का, इसका असर पड़ेगा मार्केट पे? तो आंसर है नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे मार्केट जाने से ऐसा थोड़ी नहीं कि मार्केट में सारे शटर वटर गिरने बंद हो जाएंगे, सारे लोग भागने स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ तो ऐसा नहीं होगा, है ना? किसी फिल्म का विलेन तो नहीं हो कि जाएंगे और जाते ही सारा चीज तहलका मच जाएगा मार्केट में। ये पुराने जमाने में होता था, अब नए जमाने की फिल्मों में भी ये चीज नहीं होती है ना। तो आई एम गोइंग टू मार्केट में क्या हो जाएगा? मार्केट जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, है ना। अगर वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से देखें तो ये एडवर्ब होगा, एडवर्ब प्लेस, प्लेस को डिनोट कर रहा है। तो बर्ड्स आर फ्लाइंग, कहां पे उड़ रहा है? आसमान में, द स्काई। तो क्या चिड़िया के उड़ने से क्या आसमान का जो रंग है नीला से पीला हो जाएगा? नहीं होगा। क्या वो हरा हो जाएगा? तो नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए इसके किए गए एक्ट का असर इस पे नहीं पड़ रहा। मतलब इसमें जो भी एग्जांपल्स है, दे वर एंजॉयिंग इन द पार्टी, वे लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्टी में, तो वो कर रहे हैं एंजॉय, तो उसका असर, एंजॉयमेंट का असर क्या हो रहा है? अपने आप पे ही पड़ रहा है ना। ऐसा नहीं पार्टी पे पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पार्टी नहीं होगा और बेड भी नहीं होगा।
वो अगर बेड पे सो रही थी तो क्या उसका असर बेड पे पड़ेगा? उसकी बॉडी के वजन का असर पड़ेगा, उसके द्वारा सोना जो काम हो रहा है उसका असर नहीं पड़ने वाला बेड पे, है ना। तो इसलिए इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब के सब एडवर्ब है, लेकिन ये वाला और ये वाला क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। वैसे भी एक सिंपल सा ट्रिक होता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है तो किससे क्वेश्चन करना है, whom से या what से क्वेश्चन करना है। किससे क्वेश्चन करना है, whom से या what से। whom से और what से क्वेश्चन कैसे होता है, तो whom से क्वेश्चन होता है, whom का मतलब होता है किसको, ठीक है, और what का मतलब होता है क्या। तो अगर मैं यहां लिखता हूं कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, तो आप क्या पूछेंगे कि कहां जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं या क्या जा रहे हैं, ये तो क्वेश्चन में आप नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो आंसर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। अब यहां पे देख लेते हैं कि ही एट, उसने खाया, तो आप पूछेंगे क्या खाया, एप्पल, तो एप्पल ऑब्जेक्ट है। यहां पे पूछेंगे राम किल्ड, राम ने मारा, किसको मारा, तो रावण को मारा, तो रावण क्या हो जाएगा यहाँ पे, रावण जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो होम और वर्ड से आंसर आना चाहिए। अगर इसका आंसर होम या वर्ड से आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ओके, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को फिर से दोबारा। सब्जेक्ट में हमने बोला कि डूअर ऑफ एन एक्शन, किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है, जो कोई काम कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। वर्ब में देखा कि कोई भी जो काम है, कोई भी जो एक्शन है, वो वर्ब कहलाता है। और ऑब्जेक्ट में हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट में देखा कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का असर जिस पे पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है, ओके, ठीक है।